नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ शर्मा और ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है संसदीय प्रस्ताव, पार्लियामेंट्री मोशंस। चलिए हम इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रस्ताव किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी फ्रेंड को कॉल करते हैं कि मुझे यहाँ घूमने का मन कर रहा है, क्या आप चल रहे हैं? तो आपने एक प्रकार से क्या किया, प्रस्ताव पेश किया। अब प्रस्ताव आपने क्यों पेश किया? क्योंकि आप उसकी राय जानना चाहते थे उस मैटर पे। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रस्ताव। ऐसे ही पार्लियामेंट में भी अपनी बात रखने के लिए, किसी बात पे सबकी राय जानने के लिए क्या होता है, हम प्रस्ताव पेश करते हैं। और उसको बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला आता है आपका महत्वपूर्ण प्रस्ताव, सब्सटेंटिव मोशन। ये अपने आप में कंप्लीट होता है, जैसे कि और इम्पोर्टेंट भी होता है, जैसे कि राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल। तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण प्रस्ताव के अंतर्गत आएंगी। दूसरा होता है स्थानापन्न प्रस्ताव, सब्स्टिट्यूट मोशन। सब्स्टिट्यूट मोशन लाया जाता है जब आपको जो आपने पहला प्रस्ताव पेश किया है उसको रिप्लेस करने के लिए, इसीलिए इसे सब्स्टिट्यूट मोशन कहा जाता है। तीसरा होता है पूरक प्रस्ताव, सब्सिडियरी मोशन। मान लीजिए आपने पहले कोई प्रस्ताव लाया, उसमें कुछ पॉइंट में आपको चेंजेस करने हैं, तो आप क्या करेंगे, पूरक प्रस्ताव लेके आएंगे। मतलब एक आपका कंप्लीट और इंपॉर्टेंट सब्सटेंटिव। सब्स्टिट्यूट, पहले जो आपने प्रस्ताव पेश किया उसको पूरा चेंज करने के लिए लाया जाता है और पहले वाले प्रस्ताव में ये पूर्ण रूप से परिवर्तन कर देता है, पूरा उसको चेंज कर देता है। उसको हम क्या कहते हैं, स्थानापन्न प्रस्ताव, सब्स्टिट्यूट। ये पहले वाले का सब्स्टिट्यूट कहलाएगा। तीसरा पूरक, सब्सिडियरी मोशन। ये क्या करेगा, जो आपने पहले प्रस्ताव लाया है उसमें पूरा चेंजेस नहीं करेगा, ये उसके कुछ पॉइंट्स में चेंजेस के लिए लाया जाता है। क्लियर है? तो ये बेसिकली 3 पॉइंट है। जब किसी प्रस्ताव में पूरा डिस्कशन हो जाता है तो उसके बाद उसे क्लोज भी करना होता है कि अब इसको क्लोज करते हैं, दूसरे मैटर पे डिस्कस करते हैं या दूसरी कार्यवाही करते हैं। तो ऐसे में लाया जाता है क्लोजर मोशन, समापन प्रस्ताव। कोई आप प्रस्ताव लाएं, उसको क्लोज भी तो करेंगे, चलता तो नहीं रहेगा, तो इसलिए हम कैसे क्या लाते हैं, समापन प्रस्ताव, क्लोजर मोशन। इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है साधारण समापन, जिसे हम कहते हैं सिंपल क्लोजर। इसमें क्या होता है कि कोई आपका प्रस्ताव है, उसके पूरे पॉइंट्स पे चर्चा हो गई है, अब हम क्या करते हैं कि उस पर डिबेट को खत्म करके उसको वोटिंग के लिए रखा जाता है, इसे हम कहते हैं साधारण समापन। दूसरा होता है घटकों द्वारा समापन, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट इसे कहा जाता है। इसका क्या मतलब होता है, 100 पॉइंट का मान लीजिए कोई प्रस्ताव है, 25 के 4 पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया। जब पूरा डिस्कस हो गया तो 25 करके आपने उसको क्लोज करते गए, तो हमने क्या किया, कंपार्टमेंट वाइज उसे क्लोज किया। तो इसे हम क्या कहते हैं, घटकों द्वारा समापन। ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या होता है, कंगारू क्लोजर, कंगारू समापन प्रस्ताव। इसका क्या मतलब होता है, कंगारू क्या करता है, उचक उचक के चलता है। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए 100 पॉइंट है, उसमें से 20 इंपॉर्टेंट है, तो आप जंप कर करके केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और उस पर वोटिंग करा के प्रस्ताव को क्या करेंगे, क्लोज। फिर आता है गिलोटिन समापन प्रस्ताव। अब देखिए गिलोटिन क्या होता है, फ्रांस में एक मशीन होती थी जो लोगों के सर को धड़ से अलग कर देती थी। इसमें क्या होता है, कोई प्रस्ताव को पारित करने के लिए आपके पास लिमिटेड टाइम है, पूरे पॉइंट डिस्कस नहीं हो पाए, तो आप क्या करेंगे, जो डिस्कस हुए हैं उस पे वोटिंग करा के आप क्या करेंगे, जिस पे डिस्कशन नहीं हुआ है उनको भी पारित माना जाएगा। ठीक है, मतलब पूरे प्रस्ताव पे डिस्कशन ना करते हुए, मतलब पूरे पे डिस्कस नहीं हो पाया, जितने छूट गए उनको भी पारित मान लेंगे, जिन पे डिस्कशन हो गया तो हो गया। ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए जैसे बजट में इसका जिक्र काफी आता है, बजट को एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर क्या करना होता है, पारित। अब मान लीजिए उस टाइम तक सारे पॉइंट पे डिबेट हो ही नहीं पाई, तो उन लोग क्या करते हैं कि उसको पूरे बजट को क्या करते हैं, पारित कर दिया जाता है, जबकि किसी पॉइंट पे डिस्कशन हुआ हो चाहे ना हुआ हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं गिलोटिन। क्लियर है, साधारण पूरे पे डिस्कशन हो गया है, घटकों उसको अलग अलग भागों में बांट के उस पर वोटिंग कराई जाती है, कंगारू केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। गिलोटिन में हमने क्या किया, एक निश्चित टाइम फ्रेम पे, मान लीजिए सब पे डिस्कशन नहीं हो पाया, तो जिस पे डिस्कशन हुआ उस पे हम वोटिंग करा लेते हैं और बाकी को भी हम क्या करते हैं, पारित मान लेते हैं। क्लियर है?
बाकी जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं आगे आप हम इन्हें डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये उसी स्लाइड का इंग्लिश वर्जन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव, प्रिविलेज मोशन। पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर होते हैं ये क्या करते हैं, इनको क्वेश्चन पूछने का अधिकार है गवर्नमेंट से। जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो इनको ये भी अधिकार है कि गवर्नमेंट के सदस्य सही जानकारी देंगे। अब मान लीजिए क्योंकि इनको सूचना का अधिकार है, पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं गवर्नमेंट से ऑन बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ में पूछते हैं, जो इंडिया की पब्लिक है, क्योंकि वो आपके ही प्रतिनिधि हैं। तो उनको यदि मान लीजिए गवर्नमेंट के माध्यम से गलत जानकारी देके गुमराह किया गया है तो वो एक प्रकार से इसकी शिकायत करते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव लाके कि इनने मेरे विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है मुझे गलत जानकारी देके। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रिविलेज मोशन। नेक्स्ट आता है आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। मान लीजिए पार्लियामेंट में पूरी कार्यवाही चल रही है लेकिन कोई ऐसा मुद्दा है जो बहुत ज्यादा पब्लिक इंपॉर्टेंट में है और कोई विशेष घटना जो देश में घटित हो रही है उसके बारे में डिस्कशन हो ही नहीं रहा, तो कोई सदस्य कॉलिंग अटेंशन मोशन के माध्यम से सभी का ध्यान आकर्षित करता है उस महत्वपूर्ण बात को लेके। क्लियर है, तो ये जो महत्वपूर्ण बात है इस पे ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई सदस्य ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ला सकता है। ये 1954 से प्रचलन में है और जैसे कि शून्य काल भारत की खोज थी, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी भारत की खोज है। लेकिन शून्य काल रूल्स बुक में मेंशन नहीं था, भारतीय संसदीय प्रक्रिया में उसका उल्लेख नहीं था, लेकिन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का भारतीय संसदीय प्रक्रिया में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और आगे आप पढ़ेंगे एडजॉर्नमेंट मोशन, जिसे हम स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। स्थगन प्रस्ताव का काम भी कुछ यही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, पूरी कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता था। तो हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाए, तो जब से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इंट्रोड्यूस हुआ तो स्थगन प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं होती। तो स्थगन प्रस्ताव ने क्या किया है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ने क्या किया है, स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को कम किया है। ठीक है, आगे जब एडजॉर्नमेंट मोशन डिस्कस होगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से क्या हुआ, स्थगन प्रस्ताव की आवश्यकता कम पड़ने लगी, इसीलिए क्या कहते हैं कि इस प्रस्ताव ने स्थगन प्रस्ताव को कम किया है। क्लियर है, आगे हम डिस्कस करते हैं स्थगन प्रस्ताव। देखिए स्थगन प्रस्ताव क्या है, इसमें भी वही कारण है। मान लीजिए कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का महत्वपूर्ण घटना देश में घटित हो जाए या बहुत ज्यादा पब्लिक इंपॉर्टेंट का कुछ मैटर हो तो उस पर डिस्कशन करने के लिए कोई सदस्य स्थगन प्रस्ताव ला सकता है। इसको काम रोको प्रस्ताव भी कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए लिखा है, देश में किसी विशेष स्थिति या विशेष घटना के होने पे 50 सदस्यों के समर्थन द्वारा ये प्रस्ताव लाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है, यदि किसी को स्थगन प्रस्ताव लाना है तो उसके साथ 50 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए। इस प्रस्ताव के एक्सेप्ट होने के बाद क्या करते हैं, संसद की जो कार्यवाही होती है उसको स्थगित करके केवल इस पॉइंट पे, जो कि कोई पब्लिक इंपॉर्टेंट का पॉइंट है, उस पे डिस्कशन होता था। तो जब ये स्थगन प्रस्ताव था तो पब्लिक इंपॉर्टेंट पे कोई पॉइंट आपने रखा, कार्यवाही स्थगित करके उस पर डिस्कशन करेंगे प्रश्नकाल के बाद से। अब होता क्या था कि इसके कारण संसद की कार्यवाही स्थगित हो जाती थी। ठीक है, तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हम ले आए, तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सब यूज करने लगे, तो अब स्थगन प्रस्ताव कम यूज होता है। क्लियर है, तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव आई होप आपको क्लियर हो। चलिए अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन डिस्कस करते हैं। आर्टिकल नंबर 75 आप पढ़ चुके हैं, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। इसका क्या मतलब होता है कि जो लोकसभा के माध्यम से मंत्रिपरिषद को हम हटा सकते हैं। यदि आप थोड़ा सा सोचेंगे तो सरकार कैसे बनती है, लोकसभा में बहुमत से, मतलब लोकसभा का कॉन्फिडेंस होता है गवर्नमेंट पे, तभी तो गवर्नमेंट फॉर्म हो पाती है। इसका आप उल्टा कर दीजिए, यदि लोकसभा में उनका बहुमत ना रहे तो क्या होगा, गवर्नमेंट को हटना पड़ेगा। और मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए तो आप कैसे हटाएंगे गवर्नमेंट को, आप अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। आप कहेंगे कि लोकसभा में सरकार का बहुमत नहीं है, मतलब लोकसभा में
लोकसभा का विश्वास नहीं है सरकार पे, तो अविश्वास प्रस्ताव लाके आप इसको पारित करा के साधारण बहुमत से सरकार को गिरा सकते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए, उसके बाद आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। इसको पेश करने के लिए कारण बताना, अब नहीं है बहुमत सरकार को तो इसमें कारण क्या बताना, तो इसमें कारण बताना आवश्यक नहीं है। फिर आप फोर्थ पॉइंट में देख रहे हैं 198 लिखा है, जो लोकसभा की रूल बुक है उसमें नियम नंबर 198, नियम नंबर 198 में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है। ये जितने भी प्रस्ताव आप पढ़ रहे हैं इनका कुछ आर्टिकल नहीं होता, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि लोकसभा और राज्यसभा आर्टिकल नंबर 118 के माध्यम से इन्हें पावर दी गई है कि अपने प्रोसीडिंग के लिए रूल्स आप बनाए। तो उस रूल्स में लोकसभा के रूल बुक में 198 में अविश्वास प्रस्ताव लिखा है। राज्यसभा में यह होता नहीं है, क्योंकि राज्यसभा को मंत्रिपरिषद को हटाने की पावर मिली हुई नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट, निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप सरकार की किसी पॉलिसी से डिससेटिस्फाइड हैं। क्लियर है। चलिए हम डिस्कस करते हैं निंदा प्रस्ताव। अब निंदा प्रस्ताव क्या होता है, मान लीजिए आप गवर्नमेंट के किसी मंत्री से या गवर्नमेंट के किसी मंत्री की कोई पॉलिसी से या पूरी गवर्नमेंट से डिससेटिस्फाई है, तो आप उनकी निंदा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निंदा प्रस्ताव लाते हैं। निंदा प्रस्ताव के लिए आपको कारण बताना जरूरी होता है कि आप क्यों निंदा करना चाह रहे हैं, कौन सी पॉलिसी से आप डिससेटिस्फाइड हैं। ठीक है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन था, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र देना आवश्यक है। निंदा प्रस्ताव में त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है, लेकिन ये एक टूल हो सकता है। विपक्ष को पता लग जाए कि यदि निंदा प्रस्ताव पारित हो गया है लोकसभा में, इसका मतलब है कि हो सकता है कि मंत्रिपरिषद के पास कहीं ना कहीं बहुमत की कमी हो गई हो, तो फिर वो क्या करते हैं, इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव भी ले आते हैं। क्लियर है। तो ये प्रस्ताव लाने का कारण बताना आवश्यक है। इसे केवल लोकसभा में लाया जाता है और मंत्रिपरिषद या किसी मंत्री के कार्यों की निंदा की जाती है इसके माध्यम से। क्लियर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं धन्यवाद प्रस्ताव, मोशन ऑफ थैंक्स। आर्टिकल नंबर 86 और 87 आपने पढ़ा है, उसमें बताया है कि जो जनरल इलेक्शन होता है इसके बाद जो पहला सेशन होता है और साल का जो पहला सेशन होता है उसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं, सदन को संबोधित करते हैं। मतलब राष्ट्रपति आते हैं सदन में, अपना एक भाषण देते हैं, और ये जो भाषण होता है वो राष्ट्रपति के माध्यम से नहीं, मंत्रिपरिषद के द्वारा लिखा गया होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक्चुअली में ये एक टूल है सदन को ये बताने का कि पिछले साल सरकार ने क्या किया, आगे आने वाले सरकार में क्या करेगी, और ये सब बताया जाता है राष्ट्रपति के माध्यम से। क्लियर है। तो ये बेसिकली आर्टिकल नंबर 87 की बात हो रही है, स्पेशल एड्रेस की बात हो रही है। तो इस पे क्या होता है, जब राष्ट्रपति का भाषण कंप्लीट हो जाता है इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। एक प्रकार से राष्ट्रपति को थैंक्स किया जाता है कि आपने यहाँ पे आके ये भाषण दिया। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव। फिर धन्यवाद प्रस्ताव पे क्या होता है, डिस्कशन होता है। एक तो हम राष्ट्रपति जी को थैंक्स कर रहे हैं, दूसरा साथ ही साथ हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर है। तो हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। अब आपको ये भी पता है कि ये जो भाषण था राष्ट्रपति के माध्यम से तो नहीं था, मंत्रिपरिषद का भाषण था जो राष्ट्रपति के द्वारा केवल पढ़ा गया था। तो एक प्रकार से आगे आने वाली जो नीतियां हैं सरकार की, उसके बारे में उसमें लिखा हुआ था। अब मान लीजिए कि ये प्रस्ताव आपका लोकसभा में पारित ही ना हो पाए, तो एक प्रकार से आप टेक्निकली मान सकते हैं कि सरकार का बहुमत खत्म हो गया। इसीलिए तो सरकार की नीतियों से लोकसभा के आधे से अधिक मेंबर सेटिस्फाइड नहीं है या नहीं होना चाहते। तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि वो टेक्निकली फिर अविश्वास प्रस्ताव कहलाता है। ठीक है। तो धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होता है। राज्यसभा में इस पे संशोधन भी पेश किया जाता है, लेकिन यदि लोकसभा में ये पारित नहीं हुआ तो सरकार को त्यागपत्र देना होगा, क्योंकि लोकसभा में इसका पारित ना होने का मतलब है कि सरकार को लोकसभा में बहुमत फेल हो गया है, उनको बहुमत प्राप्त नहीं है। हालांकि राज्यसभा में इसमें संशोधन कराया जा सकता है। 2014-2015 में राज्यसभा में इसमें संशोधन
कराया भी गया है, ठीक है, ब्लैक मनी के मुद्दे पे और जो हरियाणा के पंचायत में कुछ नए नियम आए थे उसको लेके। क्लियर है? तो धन्यवाद, प्रस्ताव आप सभी को क्लियर है। राष्ट्रपति सदन को संबोधित करते हैं, इसके बाद राष्ट्रपति को धन्यवाद स्वरूप एक प्रस्ताव लाया जाता है, उस पर डिस्कशन होता है। यदि वो प्रस्ताव लोकसभा में पारित नहीं होता तो सरकार को क्या है, त्याग पत्र देना होगा। नेक्स्ट, अनियत दिवस, अनिर्धारित दिन वाले प्रस्ताव। देखिए, जितने भी प्रस्ताव है नो डे येट नेम्ड मोशन, जितने भी प्रस्ताव हैं ये अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं और डिसाइड किया जाता है कि इस दिन इस प्रस्ताव पे चर्चा होगी। अब मान लीजिए कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं अध्यक्ष ने एक्सेप्ट तो कर लिए लेकिन कोई दिन डिसाइड नहीं किया कि इस पे कब डिस्कशन होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, नो डे येट नेम्ड मोशन। ऐसे प्रस्ताव जिसे अध्यक्ष बिना दिन निर्धारित किए रखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है औचित्य प्रश्न, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। मान लीजिए गवर्नमेंट के माध्यम से सदन के अंदर जो प्रोसीडिंग के नियम हैं, नियम कायदे हैं सदन के, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, तो प्राय विपक्षी दल के माध्यम से प्रश्न उठाया जाता है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर, कि क्या हो रहा है, रूल्स एंड प्रोसीडिंग फॉलो नहीं की जा रही इनके माध्यम से, तो उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। इसे उठाने में फिर क्या होता है, जो सदस्य भाषण दे रहा होता है उसका भाषण क्या है, स्टॉप कर दिया जाता है, कार्यवाही निलंबित हो जाती है। और कोई प्रश्न पॉइंट ऑफ ऑर्डर औचित्य प्रश्न है या नहीं, ये डिसाइड करने का अल्टीमेट अधिकार किसके पास है, अध्यक्ष का। ये इसलिए लाया जाता है कि जो विपक्षी दल होता है वो गवर्नमेंट पे क्या है, नियंत्रण स्थापित करता है, अपनी धौंस जमाता है। क्लियर है? तो औचित्य प्रश्न क्या है, यदि गवर्नमेंट के माध्यम से, किसी सदस्य के माध्यम से रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे कि ये रूल्स वगैरह फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट आता है आधे घंटे की बहस। अब आधे घंटे की बहस क्या होता है, जैसे कि अतारांकित और तारांकित प्रश्न आपको पता है, स्टार्ट और अनस्टार्ट क्वेश्चन पता है। अब उस पे देखिए एक घंटा मिला हुआ है उसको। अब मान लीजिए उस पे कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ कि आपको लगा कि उसमें कोई ऐसा पॉइंट छुपा हुआ था जिसपे हमें फर्दर डिस्कशन करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अध्यक्ष क्या करते हैं, आधे घंटे का टाइम डिसाइड कर देते हैं। आधे घंटे के टाइम में उस पे मान लीजिए कुछ डिस्कशन जो बचा था या उसमें कुछ ऐसा पॉइंट था या कोई और पॉइंट, उस पे डिस्कशन के लिए आधे घंटे का टाइम डिसाइड किया जाएगा। इसे हम कहेंगे आधे घंटे की बहस। एक जो वीक होता है उसमें लोकसभा में 3 दिन ऐसा किया जाता है, सोमवार, फिर आपका बुधवार और शुक्रवार। और राज्यसभा में सभापति किसी भी दिन ऐसा कर सकते हैं, उनकी परमिशन से आप परमिट लेके आधे घंटे की बहस करवा सकते हैं सभापति की परमिशन से। तो क्लियर है, इसे कहते हैं आधे घंटे की बहस। नेक्स्ट आता है अल्पकालिक चर्चा, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। इसको 2 घंटे की चर्चा भी कहते हैं। क्लियर, पहला पॉइंट लिखा है, इसको 2 आवर का डिस्कशन भी कहा जाता है। कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंट का मैटर को इसमें रखा जाता है और ये 1953 से प्रचलन में है। अल्पकालिक चर्चा, इस पे क्या होता है कि डिटेल डिस्कशन होता है किसी पब्लिक इंपॉर्टेंट के मैटर पे, तो इसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। ठीक है, तो यही पॉइंट इसको देखने वाले हैं। अच्छा, पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, आप ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से भी ला सकते हैं जब बहुत कुछ पब्लिक इंपॉर्टेंट का मैटर हो। अल्पकालिक चर्चा पे आप पब्लिक इंपॉर्टेंट के मैटर को डिस्कशन कर सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आप पब्लिक इंपॉर्टेंट के मैटर को लाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम करती है तो पब्लिक इंपॉर्टेंट के ही मैटर पे होगा। क्लियर है, तो ये होता है अल्पकालिक चर्चा। तो फिर आता है स्पेशल मेंशन, विशेष उल्लेख। आपने इतने सारे प्रस्ताव पढ़े, तब भी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो किसी की कैटेगरी में फॉल नहीं करते, तो इसको हम क्या कहते हैं कि वो तो ना ही स्थगन प्रस्ताव में आ रहे हैं, ना ही ध्यान आकर्षण में आ रहे हैं, किसी भी प्रस्ताव में फिट नहीं बैठ रहे, तो उसको आप क्या करेंगे, स्पेशल मेंशन जो प्रोसेस है इसके माध्यम से आप उसको सदन में उठा सकते हैं। तो ऐसा कोई प्रस्ताव जो बाकी किसी प्रस्ताव की कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा है, उसको उठाने के लिए विशेष उल्लेख प्रक्रिया के माध्यम से आप उसको सदन में
उठा सकते हैं। और विशेष उल्लेख, ये जो वर्ड लिखा है ये राज्यसभा की रूल बुक में मेंशन है, विशेष उल्लेख। ये जो पूरी प्रोसेस बताई है राज्यसभा में होती है। सेम चीज आपको लोकसभा में करनी है तो उसको कहा जाता है नोटिस। और ये नोटिस कहां पे लिखा है? रूल नंबर 377 में। नियम 377 को क्या कहते हैं? नोटिस। ये प्रोसेस जब लोकसभा में होती है, सेम प्रोसेस जब राज्यसभा में होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पेशल मेंशन। आई होप क्लियर होगा। ये समझते हैं हम संकल्प। तो सभी संकल्प एक विशेष प्रकार का प्रस्ताव होता है जो कि महत्वपूर्ण होता है। जरूरी नहीं है सभी प्रस्ताव पे वोटिंग कराई जाए, पर सभी संकल्प पे वोटिंग अवश्य कराई जाएगी। देखिए, आप अपनी बात रखने के लिए कोई प्रस्ताव लाते हैं तो जरूरी नहीं है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो, सबका उस पर वोटिंग करना जरूरी हो। तो लेकिन जब आप कोई संकल्प, ऐसे प्रस्ताव जिसपे सबका वोट जानना, सबकी राय जानना बहुत जरूरी है, उसको हम क्या कहेंगे? रेजोल्यूशन। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे प्रस्ताव जिसपे सभी का मत जानना जरूरी है उसको संकल्प कहेंगे, और बाकी को हम प्रस्ताव कहेंगे। क्लियर है? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, दूसरा गवर्नमेंट, और तीसरा स्टैच्यूटरी। यदि आपके ऐसे सदस्यों के माध्यम से प्रस्ताव लाया जाए, ऐसा प्रस्ताव जिसपे वोटिंग कराना जरूरी है, मतलब कि संकल्प लाया जाए जिसपे, जो कि मंत्री परिषद का मेंबर नहीं है, तो इसको हम कहेंगे प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन। और यदि वो गवर्नमेंट में है, मतलब मंत्री परिषद में है, तो उसको कहेंगे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। और यदि ऐसा संकल्प किसी अधिनियम या संविधान का कोई ऐसा प्रोविजन है उसके अनुसार लिया जाता है तो उसे कहेंगे स्टैच्यूटरी रेजोल्यूशन। क्लियर है? यदि कोई एक्ट है, अधिनियम है, इसके माध्यम से कोई संकल्प लिया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के माध्यम से कोई संकल्प लिया जा रहा है, तो उसे स्टैच्यूटरी रेजोल्यूशन कहेंगे। ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और बेल आइकन्स को आप प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का लिंक है, प्लीज जाके उसे भी लाइक करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।